नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। संसद में नहीं थम रहा हंगामा। राम मंदिर मामले पर किरेन रिजिजू ने विपक्ष को याद दिलाया कि विपक्ष के राम मंदिर निर्माण का किस तरह किया था विरोध, और कहा कि मंदिर को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर रहे हैं सियासी नाटक। इस पर होगी हमारी नजर। वहीं एनडीए के मंगल मिलन बैठक में भी क्या हुआ, महामंथन बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों में पेपर लीक मामले और छात्रों के भविष्य पर कांग्रेस के दोगलेपन पर भी भाजपा हमलावर है। झारखंड में आंदोलन पर बैठे छात्रों का क्या है कहना, ये बताएंगे। साथ ही डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन चेन्नई में पुलिस हिरासत में, मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री त्रिशा पर टिप्पणी का आरोप है। तो इन सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद में नहीं थम रहा है विपक्ष का हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बताया भगवान श्री राम विरोधी। कहा मंदिर को लेकर दोनों दल कर रहे हैं सियासी नाटक। संसद सत्र के बीच एनडीए की मंगल मिलन बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गठबंधन के सांसदों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि और रोजगार सृजन में भारत के बढ़ते कदम पर हुआ मंथन। झारखंड और कर्नाटक में पेपर लीक के बाद कांग्रेस की चुप्पी पर भड़की भाजपा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी की खामोशी पर उठाए सवाल। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के विवादित बयान पर मांगा इस्तीफा। डीएम के नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। अभिनेत्री त्रिशा और मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद हुई कार्रवाई। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर। ट्रंप की आखिरी मौके की चेतावनी के बीच तेहरान का अमेरिका से सीधी बातचीत से इंकार। ओमान के पास अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने कार्गो जहाज को बनाया निशाना। और एक तरह से तीसरा सप्ताह मानसून सत्र का है। लोकसभा में मंगलवार को भी लगातार हंगामा जारी रहा है। प्रश्नकाल नहीं हो सका। हंगामे के कारण बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। आज भी दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। लोकसभा में एक बार फिर प्रश्नकाल नहीं चल सका और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। ओम बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि सभी से अनुरोध है कि कार्रवाई चलाने में सहयोग करें, लेकिन विपक्ष नहीं माना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस रवैये पर नाराजगी जताई। सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है, और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। और बात अगर कामकाज की करें तो लोकसभा में आज कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक में क्या खास है, आइए बताते हैं आपको। कराधान संशोधन विधेयक 2026 किस तरह से बदलेगा, आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 का स्थान लेगा। साथ ही कराधान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना इस विधेयक का उद्देश्य है। विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी कर प्रोत्साहन मिलेगा। डेटा सेंटर के लिए कर सुधार इसमें शामिल किए गए हैं। हीरा उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बिजनेस ट्रस्ट के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए हैं इस कराधान संशोधन विधेयक में। वहीं निवेश अनुकूल कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को कर छूट का भी प्रस्ताव है। लंबे समय से ये मांग थी। वहीं पूंजीगत लाभ पर कर छूट देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
बीआईएस को भी कर छूट का लाभ मिलेगा। वहीं विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दीर्घकालिक विदेशी निवेश पर सरकार का जोर रहा है। उसी के तहत इस कराधान संशोधन विधेयक को लाया जा रहा है। योग्य निवेश कोष के लिए सरल कर व्यवस्था शामिल की गई है। फंड प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर है। वहीं विशेष प्रयोजन वाहन पर सरचार्ज बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। एसपीवी का सरचार्ज 10% से बढ़ाकर 25% होगा। इस विधेयक के साथ ही नई कर व्यवस्था अपनाने वाले एसपीवी पर ये लागू होंगे प्रावधान। अन्य घरेलू कंपनियों का भी सरचार्ज 10% ही रहेगा। और कराधान संशोधन कानून के साथ किन अधिनियमों में संशोधन होगा ये बताते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में हो गया संशोधन। आयकर अधिनियम 2025 में संशोधन शामिल है। साथ ही वित्त अधिनियम 2026 में भी संशोधन शामिल है। इस विधेयक के साथ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावे के साथ साथ भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में भी संशोधन शामिल है। आयकर अधिनियम 2025 में संशोधन शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर शुल्क नहीं होगा। उधर बैंक अतिरिक्त शुल्क भी नहीं ले सकेंगे। अधिसूचित ई पेमेंट माध्यम होंगे, शुल्क मुक्त होंगे। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऑनलाइन लेन देन और अधिक आसान हो जाएंगे। बैंक अब अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगे। इसके बाद साथ ही अधिसूचित ई पेमेंट माध्यम जो होंगे वो भी शुल्क मुक्त हो जाएंगे। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। और सबसे बड़ी राहत आम उपभोक्ताओं को मिलने जा रही है। ऑनलाइन लेन देन भी अधिक आसान होंगे। अब वहीं राज्यसभा में अगर बात करें तो राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के चलते गतिरोध जारी रहा है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते उच्च सदन की कार्रवाई भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के दौरान आज भी राज्यसभा में राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। शून्यकाल के दौरान राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग की। खड़गे के मुद्दा उठाते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर सत्ता पक्ष के सांसद भी अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताने लगे और सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला करते हुए राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भगवान श्री राम के विरोधी हैं। ये श्री राम मंदिर का विरोध करते थे और अब चंदा चोरी के नाम पर नाटक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। उधर संसद का मानसून सत्र जारी है। इससे पहले आज सुबह एनडीए सांसदों की अहम बैठक मंगल मिलन बैठक आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में लोकसभा राज्यसभा के एनडीए सांसद मौजूद रहे। ये बैठक संसद परिसर स्थित पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई, जहां आगामी संसदीय कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। संसद सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे, जरूरी विधेयकों को पारित कराने की रणनीति और विपक्ष के साथ सदन में सार्थक चर्चा सुनिश्चित करने को लेकर सांसदों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। बैठक का उद्देश्य एनडीए सांसदों को एकजुट होकर जनकल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने और सरकार की नीतियों और योजनाओं को सदन के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना रहा। बैठक में सांसदों को सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने क्षेत्रों में जनता तक इन पहलों की जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचा सकें। इस साप्ताहिक बैठक में 2 अहम विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए।
भाजपा सांसद अशोक मित्तल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों में भारत की उपलब्धियों और रोजगार सृजन में देश की बढ़ती प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। प्रेजेंटेशन में खेल क्षेत्र में भारत के बेहतर प्रदर्शन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों पर सरकार की पहल को रेखांकित किया गया। 2 विषयों पर आज चर्चा हुई। एक, खेलों में हम क्या कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो भी ग्लासगो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत की उपस्थिति हुई और भारत ने किस तरीके से बेहतर मेडल जीते, ये हमें बताया गया। और जो एम्प्लॉयमेंट साइड पर हमारा देश कैसे तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो रही है, उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया। और वो जो बहुत ही इम्प्रेसिव था, जब हम अपने नेशनली कंपेयर करें अपने पिछले यूपी के 10 साल से और अब 10 साल मोदी जी के, या हम इंटरनेशनली कंपेयर करें कि बाकी देशों में और हम भारत में कैसे जा रहा है, तो उसमें बड़ा ही पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता है, तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन। आज भी संसद में गतिरोध जारी है। वहीं एनडीए की बैठक में क्या हुआ, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए कुमार आलोक संसद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, पहला सवाल तो यही कि किस तरह से अभी भी संसद का गतिरोध जारी है। राज्यसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को यह कहना पड़ा कि विपक्ष राम के नाम पर नाटक कर रहा है लगातार। आखिर मामला यहां तक क्यों बढ़ा है? देखिए, संसद की जब शुरुआत हुई है, मानसून सत्र की शुरुआत खास करके हुई थी, तो उसमें जो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था, उसको लेकर जो छात्रों ने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से लामबंद था और उनकी मांग थी कि एक विधेयक ऐसा लाया जाए जो पहले के कानून से कड़ा हो। और सरकार ने लाया भी परीक्षा संशोधन विधेयक, और उस विधेयक में चर्चा भी हुई। और चर्चा के बाद आपने देखा होगा कि बिल पास हुआ, लेकिन सरकार का कहना था कि जो चर्चा में विपक्ष के लोग जो शामिल थे, उन्होंने उस विषय पर चर्चा न करके अन्य विषयों को उठाया उन्होंने। खैर, उसके बाद देखा जाए तो फिर अभी की जो बात है कि दूसरा जो उनका मुद्दा है, खासकर राम मंदिर चढ़ावा वाले मसले को लेकर के, तो लगातार इस तरीके के आप संसद परिसर में जब भी आएंगे सवेरे, तो रोज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसकी जो अन्य जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, पार्टियां हैं, वो रोज प्रदर्शन करती हैं और तरह तरह के वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पप्पू यादव साधु संत का वेश बनाकर यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने एक तरह से मिमिक्री की, या क्या है कि एक तरह से प्ले किया, जिसकी सारे संत समाज ने आलोचना की। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों जगह विपक्ष हंगामा कर रहा है। और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हम चाहते हैं दो चीज़ें हम चाहते हैं। पहला कि दोनों विषय पर डिस्कशन हो। पहला विषय यानी राम मंदिर चढ़ावा जो मुद्दा है, उस पर डिस्कशन हो और उसमें पीएम का सीधे इंटरवेंशन हो। और दूसरा जो उनका मुद्दा है, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसमें जो छात्र घायल हुए, या जो भी तमाम जो मांगे हैं विपक्ष की ओर से, तो उनका कहना है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो सदन में आए और अपना स्टेटमेंट दे। अगर ये दोनों चीज़ों पर सत्ता पक्ष मांग जाती है, तो हम दोनों विषय पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लेकिन उधर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष लगातार व्यवधान कर रही है, विपक्ष के साथ हम मिलकर डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा कोई ना कोई ऐसा शर्त डालता है विपक्ष जो संविधान सम्मत नहीं है। तो आज की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिल आएगा, जो द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026। तो इसको गृह मंत्री, हालांकि अगर प्रोसीडिंग में हम देखें तो गृह मंत्री अमित शाह इसे पारित करवाने के लिए चर्चा में और लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन पिछली बार हमने देखा था कि लोकसभा में इसको नित्यानंद राय लेकर के आए थे। तो आज देखना होगा कि जब 2 बजे सदन राज्यसभा की शुरुआत होगी, राज्यसभा का कार्यवाही शुरू होगी, तो विपक्ष का क्या रुख रहता है। इसके अलावा आपने देखा कि 0 आवर और पहले 0 आवर राज्यसभा में होता है, उसके बाद प्रश्नकाल होता है। तो 0 आवर में तमाम हंगामे के बीच जो सभापति हैं, उन्होंने हाउस चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष उस पर हंगामा लगातार करता रहा। और 10 मिनट के बाद शून्यकाल थोड़ा मतलब 10 मिनट तक चला, लेकिन उसके बाद फिर सभापति ने इसे 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। और 12 बजे जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो प्रश्नकाल को भी चलाने की पूरी कोशिश की सभापति ने। दो तीन जो क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, खासकर अंत्योदय योजना को लेकर के सरकार क्या कर रही है, उसमें क्या प्रगति है, उसको लेकर के ये क्वेश्चन आवर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और जो प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जवाब भी दे रहे थे। उसके बाद दूसरा जो सबसे अहम प्रश्न था, वो था कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
हेतु सरकार कैसे प्रयास कर रही है और कैसे हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पार करेंगे या पहुंचेंगे, इस पर निर्मला सीतारमण रिप्लाई कर रही थी। लेकिन उसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा हुआ कि उसके बाद 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद हालांकि आपने अभी बाइट आपने दिखाया दर्शकों को कि किस तरीके से किरण रिजिजू ने कहा, इंटरवेन करते हुए कहा जब प्रश्नकाल चल रहा था कि जो पार्टियां जो बीते दिनों यानी बीते साल या कहे कि भूतकाल में राम मंदिर का विरोध कर रही थी, राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। आपने देखा होगा कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ वो खुद लड़ रहे थे, वकालत स्पेशल वकील थे वो। तो उनका कहना था कि आज जब राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा आया है तो ये नौटंकी किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, खासकर दोनों सदनों में। तो अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो आपने विस्तार से बताया कि किस तरह कौन से बिल आ रहे हैं और ये बिल कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो लोकसभा में द टैक्सेशन एंड अमेंडमेंट बिल 2026 है जो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इसके बाद एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026 है, उसे भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पेश करेंगी। और तीसरा जो बिल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, इसे भी वित्त मंत्री पेश करेगी। तो देखना है कि अब जब 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होती है तो विपक्ष का क्या रवैया रहता है, क्या वो एक फ्लोर लीडर जो अभी 2 घंटे का वक्त मिला है तो तमाम पार्टी के जो फ्लोर लीडर हैं उनके अंदर क्या सामंजस्य होता है, ये 2 बजे देखने को मिलेगा आपको दोनों हाउसेज में। जी आलोक, अब मुश्किल से 1 हफ्ता बचा होगा मानसून सत्र को खत्म होने में। जिस तरह से इस सत्र की शुरुआत हुई, आपने पूरा सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया कि कैसे पेपर लीक मामले से ये सत्र शुरू हुआ, उसका हल ढूंढा गया इसी सत्र के दौरान कानून के तहत। लेकिन उसके बाद अब जो विवाद लगातार बढ़ रहे हैं, क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि सत्र आगे बढ़े, कोई संसदीय कोई कामकाज हो, विधायी कामकाज ना हो सके? क्या मकसद ये है या मकसद सिर्फ तमाम मुद्दों को सदन के भीतर उठाना, सदन के बाहर उठाना? देखिए, दो मुद्दे जो थे, एक तो नीट का जो मसला था उसको राहुल गांधी लीड कर रहे थे, तो उसमें कांग्रेस को लीड लेने दिया गया विपक्ष की ओर से, जो उनकी स्ट्रैटेजी है। और अब जब यूपी में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो ये पूरा जो राम मंदिर चढ़ावा का जो मसला है, इसको पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जब भी प्रदर्शन होता है संसद परिसर में इस मुद्दे को लेकर के, चढ़ावे वाले मुद्दे को लेकर के, तो अखिलेश यादव सबसे आगे रहते हैं। तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा अपने अपने शर्तों के अनुसार कि कब हमको आगे रहना है, कब आपको आगे रहना है। तो इसको देखते हुए क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है राम मंदिर चढ़ावे मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन और आप कहें कि चर्चा कराने की मांग, और दूसरा जो उनका मुद्दा है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको आकर स्टेटमेंट देना, जो वहाँ घटना जो पुलिस के द्वारा जो भी बल प्रयोग किया गया था छात्रों पर, जैसा कि विपक्ष का कहना है। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार रस्साकसी जारी है और विपक्ष एकदम अड़ा हुआ है। तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि 2 बजे जब दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होती है तो देखना होगा कि क्या कोई फ्लोर मैनेजमेंट हुआ है सत्ता और विपक्ष के बीच या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मिड डे प्राइम में खबरें आगे जारी रहेंगी। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने के पुलिस कांस्टेबल भर्ती उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन को लेकर दिए गए बयान से राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों और अपने इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंक खड़गे ने कहा है कि वह इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इससे पहले 25 दिन तक भूख हड़ताल होगी, फिर लाठी चार्ज होगा और उसके बाद वह इस्तीफा देंगे।
इस्तीफे को लेकर दिए गए उनके इस बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। आइए सुनते हैं प्रियंक खड़गे ने क्या बोला। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि नीट परीक्षा में छात्रों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस का असली चेहरा कर्नाटक में सामने आ गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कर्नाटक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस देश भर में युवाओं और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकारों पर सवाल उठाती है, वहीं दूसरी ओर अपनी ही सरकार वाले राज्य में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उसके नेताओं का रवैया बेहद असंवेदनशील है। बीजेपी ने मांग की है कि प्रियंक खड़गे अपने बयान पर सफाई दें और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। कल हमने दोपहर में टीवी में देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियंक खड़गे जी ने कर्नाटक में हुए पेपर लीक के ऊपर पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसमें जो घोटाला हुआ, उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसको लेकर जब छात्रों ने आंदोलन किया और मीडिया के बंधुओं ने प्रियंक खड़गे जी से पूछा कि क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं और आपके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है, तो बड़े अहंकार से प्रियंक खड़गे जी ने कहा कि ठीक है, पहले छात्रों को 25 दिन उपवास करने दो, 25 दिन का हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं अपने रेजिग्नेशन के विषय में चिंता करूंगा। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने राज्य में कथित पेपर लीक और केपीएससी भर्ती घोटालों को लेकर मंत्री प्रियंक खड़गे के इस्तीफे की मांग की है। नारायण स्वामी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में शिक्षा व्यवस्था और सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार की घोटाला ये दो नहीं है, बहुत कुछ है, मगर वो घोटाला करने से वो डिपेंड भी कर लेता है से कुछ भी, ये छोटा मोटा एक हो गया तो केंद्र में पूरे उसके खिलाफ लग जाता है। कल क्या हुआ बीजापुर में, होम मिनिस्ट्री के अंदर अभी पुलिस का इंटरव्यू ये होना चाहिए एग्जाम, उधर क्या बना, प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्यों इस्तीफा नहीं दिया प्रियंका खड़गे, इस्तीफा देना था ना। और इस पूरे मसले पर ज्योति दफेदार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, बड़ा सवाल यही है कि प्रियंक खड़गे का ये बयान तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या प्रियंक खड़गे में सियासी एक तो ताकत का अहंकार है, या फिर जो तमाम लोग जो प्रभावित हुए हैं इस पेपर लीक से, उनके प्रति असंवेदनशीलता उनकी ज्यादा दिखाई देती है। इसमें तो दोनों, मतलब उनका जो स्टेटमेंट देखिए, गृह मंत्री होकर उस रेस्पॉन्सिबल पोस्ट में रहकर ऐसा असंवैधानिक स्टेटमेंट देना उनके पोस्ट के लिए शोभा नहीं देते। जब उन्होंने बात की है कि बच्चों को 25 दिन हंगर स्ट्राइक पे रहना चाहिए, उसके बाद हम लाठीचार्ज करते हैं, और उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर वहां पे प्रोटेस्ट होता है तो हम कानून क्रम हम फॉलो कर सकते, अनुसरण कर सकते। तो क्यों है डबल स्टैंडर्ड? जब नीट का प्रोटेस्ट होता है, जब अगर कानून प्रयोग हुआ तो वो केंद्र सरकार की होम मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए आप लोग मांग करते हैं, लेकिन आपके ही सरकार के अंतर्गत ये सब हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम को लेकर जो अभ्यर्थियां है बहुत चिंता जताई थी, क्योंकि OMR शीट हो या क्वेश्चन पेपर हो, वो वहाँ के जो सीरियल नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो बहुत ऐसे ही वहाँ के जो आकांक्षियां है, अभ्यर्थियां, बहुत चिंता वहां पे जताई। एक होम मिनिस्टर होने के नाते, गृह मंत्री होने के नाते, कर्नाटक की गृह मंत्री होने के नाते आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए थी। ठीक है, क्या हुआ है हम देखते हैं, बच्चों के लिए या अभ्यर्थियों के लिए क्या सही है, क्योंकि ऑलरेडी
केपीएससी का जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है सरकार के ऊपर, जो सामान्य आम लोगों की विश्वास तो अभी उठ चुका है। तो अभी भी ऐसे ही आपके जो विजयपुरा, मतलब जो कल्याण कर्नाटक में आता है, वहीं पे ये हुआ था। तो इतनी बड़ा मतलब हुआ है, आप कहते हैं कि हम कानून के प्रयोग करेंगे, उनको भूख हड़ताल पे रहना चाहिए। क्या अभी गृह मंत्री डिसाइड करेंगे क्या बच्चों को कैसा स्ट्राइक करना चाहिए? हम उसके बाद इस्तीफा दूंगा। तो उनके जो बातों में ना अहंकार बहुत नजर आ रहा था। और जो कांग्रेस की सरकार की द्वंद्व नीति देखिए, खुद यहाँ के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली में जाकर वहां पे हड़ताल पे बैठते हैं राहुल गांधी के साथ। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। खुद आपके सरकार के नीचे, आंखों के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। क्यों आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है? इस समझ में आने के लिए आपको बार बार दोहराना पड़ेगा क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो केपीएससी का इतना बड़ा घोटाला, 80 लाख रुपए एक मीडिएटर ब्राइब के तरफ मांगता है, मतलब कर्नाटक की सरकार की जो नीचे हो रहा है ये प्रोसेस, कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार की नेग्लिजेंसी भी है इसमें। क्योंकि ऐसा होता है तो सरकार होकर आगे आना चाहिए, आगे आकर क्या है भरोसा देना चाहिए, पहले भरोसा देना चाहिए। उसके साथ साथ कोई है जो गलत काम किए हैं उनके खिलाफ आपको केस दर्ज करना चाहिए। यहाँ पे दोनों भी नहीं हुआ है। उसके बदले गृह मंत्री प्रियंक खरगे जी ऐसे बर्ताव दर्शन करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, उनके लिए, उनकी पद के लिए शोभा ही नहीं देते। तो इस पूरी मामले को लेकर कोई भी सरकार की चुप्पी नजर आ रही है। कोई मंत्री हो या कोई भी हो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। जब नीट के बारे में आता है तो सब आप लोग एक के पीछे एक स्टेटमेंट देते हैं। सरकार को ऐसा करना था, सरकार को बच्चों के ऊपर प्रयोग नहीं करना था, लाठीचार्ज नहीं करना था। तो ऐसे ही ना, कर्नाटक के बच्चे दूसरे नहीं है, दिल्ली के बच्चे दूसरे, कर्नाटक के बच्चे दूसरे नहीं है। ये भी लोग मेहनत कर ही परीक्षा लिखते हैं। ये भी लोग उसी खड़ी मेहनत करके ही परीक्षा लिखने के लिए आते हैं, वो एक आकांक्षा रखकर। लेकिन सरकार होने के नाते आपको कहीं ना कहीं भरोसा देने की जगह पे आप इतना अहंकार प्रदर्शन करना, चलो उनको कहो कि 25 दिन भूख हड़ताल पे रहे, हम फिर लाठीचार्ज करते हैं। सरकार होकर आपको ये ऐसा मतलब बहुत बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना शोभा ही नहीं देता है। आम जनता पे यही शक उठ रहा है। देखिए अभी केपीएससी का एग्जाम हो या पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, अगर सरकार ही इस पर खड़ी नजर नहीं डालेगी, सरकार इस पर कोई क्रम नहीं लेगी, तो क्या होगा? आगे के जो एग्जाम्स है हम उस पर भरोसा रखें या ना रखें, ये तो आम जनता पे ये सवाल उठ रही है अभी। जी ज्योति, लगातार कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि अराजकता की बात करती है, तमाम सरकारों को लेकर कटघरे में खड़ी करती रही है, लेकिन प्रियंक खड़गे के इस बयान पर अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं की कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है। और अगर प्रियंक खड़गे ये कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे यानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी शरण में रहते हुए इस तरह के बयान प्रियंक खड़गे दे रहे हैं, जहां उनका कहना है कि छात्रों पे पहले लाठीचार्ज होगा और उसके बाद फिर मैं इस्तीफा दूंगा? ऑब्वियसली अभी देखिए, गृह मंत्री होकर ऐसे पछतानी हरकत, ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो राहुल गांधी वहां पे आप नीट कैंडिडेट्स के लिए लड़ते हैं, झारखंड में होता है तब आप बात नहीं करते, आपकी सरकार कर्नाटका में है जब आप बात नहीं करते हैं। तो प्रियंक खड़गे की जो स्टेटमेंट है ना, बहुत लूज टॉक है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमेशा राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, हमेशा उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन बुक रहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि लाठीचार्ज करे, मैं मतलब कोई मंत्री ही ऐसे कहे क्या मैं जो प्रतिभटना निरत थे उनके खिलाफ हम लाठीचार्ज करते हैं? तो ये एक तरफ जैसे आपने कहा एआईसीसी अध्यक्ष खुद उनके पिता है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, और जो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उनका आप भी है। जब गृह मंत्री के पद जब से लिया प्रियंक खड़गे जी ने, तो उनके हर बात में तो हमेशा वो आरएसएस को टारगेट करते थे। अभी देखिए जो स्टूडेंट, आरएसएस को छोड़िए, अगर आपको किसी के मतभेद है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो ठीक है, वो तो चलता है, लेकिन ये एक आकांक्षी हो, इतने दिन भर, रात भर, सालों भर वो मेहनत करते हैं, तो मेहनत कर उनके एग्जाम पे तो ऑफिशियल रेस्पॉन्स था कि ओएमआर शीट हो या ज्योति, प्रियंक खड़गे के इस बयान के बाद छात्रों का क्या कहना है? छात्रों में किस तरह से, मतलब छात्र इस बयान को कैसे ले रहे हैं? उनको तो वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि एक तो मैंने जब से कह रही हूँ कि सालों की मेहनत है, एक मंत्री से हम क्या निरीक्षा करते हैं कि सरकार स्टूडेंट की तरफ हो, उनके तरफ कुछ काम करे, लेकिन कोई गृह मंत्री ऐसे कहते हैं कि भूख हड़ताल करे, हम उनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। ये कैसी बात हुई?
हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं, हमारे साथ साथ फैमिली भी इसके मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके लिए पढ़ाना, फीस भरना, वो सब उनके साथ साथ फैमिली का मेहनत भी उतना ही है। एक कर्नाटक का सरकार, मतलब ये ऐसे तो गवर्नमेंट का एग्जाम है, हम सरकार के ऊपर ही हमारे भरोसा होता है, लेकिन सरकार की एक बहुत बड़ी प्रतिनिधि, बहुत बड़ा प्रतिनिधि जो गृह मंत्री होकर ऐसे बात करते हैं, शोभा नहीं देता है उनको। विद्यार्थियों का कहना भी यही है कि अगर वहां पे लूप होल्स हुआ है या नहीं हुआ है, आपको वो इंक्वायरी करना है, लेकिन उससे पहले ये है कि एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहकर आपको एक भरोसा देना चाहिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर अभी ऐसा हुआ है तो दूसरी बार, एक बार हम कैसे नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जैसे ही ज्योति, हम अंत राज्य में में और एक बार विपक्ष प्रियंका खड़गे के इस बयान के बाद किस तरह से कांग्रेस को घेर रही है कर्नाटक में? जैसे चलवादी नारायण स्वामी जी का हमने स्टेटमेंट सुना, बहुत लोग, मतलब जो भाजपा विधायक है, नायक है, वो यही कहते हैं कि बार बार घोटाला हो रहा है और प्रियंका खड़गे को कोई भी कुछ भी नहीं कि कोई भी उनको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, तो उनका इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी केपीएससी का हुआ, अभी ये पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, ऐसे ही छोड़ते गए तो अगर हम सरकार के ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाले, तो यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं बीजेपी, भाजपा के विधायक और दूसरे नायक, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा इस सब मामलों में, तो उनका यही मांग है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति पूरी जानकारी के लिए। प्रियंका खड़गे के विवादित बयान के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कर्नाटक में जो विपक्ष की हैसियत में है, उसका कहना है कि प्रियंका खड़गे का इस्तीफा होना ही चाहिए। जिस तरह के हालात कर्नाटक में बने हुए हैं, प्रियंका खड़गे गृह मंत्री है और गृह मंत्री होने के बाद जिस तरह का उनका बयान है, वो असंवेदनशीलता छात्रों के प्रति ही नहीं, पूरी व्यवस्था के प्रति भी दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं बादल फटने से नुकसान हुआ है तो कहीं मूसलाधार बारिश जनजीवन पर भारी पड़ रही है। प्रशासन और राहत एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। बात अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों की करें तो पहलगाम में बादल फटने से व्यापक नुकसान हुआ है, जबकि राजौरी में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। पुंछ में प्रशासन और बचाव दल राहत और रेस्क्यू अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं डोडा में संभावित खतरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और बात असम की करें तो असम में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिलों में प्रशासन, एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियां राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी हैं। चराईदेव, शिवसागर और गोलाघाट में प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही राहत अभियानों की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सामान्य जनजीवन बहाल करने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। डिब्रूगढ़ से सुबीना राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रीनगर से अनीश जरगर हमारे साथ जुड़े हैं। पहले श्रीनगर का रुख करेंगे। अनीश, जानना चाहेंगे आपसे क्या अपडेट है और किस तरह से राहत का काम किया जा रहा है? सुबीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुबीना, आप ही से जानना चाहेंगे किस तरह से रेस्क्यू कहें या फिर यूं कहें कि पुनर्वास का जो काम है, जितने इलाके प्रभावित हैं उनमें किस तरह से लगातार काम किया जा रहा है, कितनी राहत है और मौसम भी आने वाले समय में उसका पूर्वानुमान कैसा है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा असर पुनर्वास के तमाम कार्यक्रमों पर ही पड़ेगा। जी बिल्कुल ऋतु, जो अगर हम सबसे पहले मौसम की बात करें, अभी असम में लगातार जो है सुबह से भारी वर्षा अभी जारी है, जो कि रेड अलर्ट आज जारी है पूरा असम के लिए। तो इस वजह से जो है राहत कार्य में कहीं ना कहीं वो हिंड्रेंस लाती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतनी भारी वर्षा की वजह से इतना 6 फीट तक जो है मलबा जमा हो चुका है। मतलब आप कह सकते हैं पूरा लैंडस्केप एक तरीके से चेंज हो गया। जिस तरीके से जो है नदी, दिखो नदी के उफान से जो है जितना सिल्टेशन हुआ है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रहे हैं कि जैसे मॉन डिस्ट्रिक्ट जो कि असम से सटा हुआ है, तो वहां पे जितने करीबन 60 लैंडस्लाइड्स हुए, उसके बाद जो भारी वर्षा हुई, उसका जो कुल मिलाके जो है इतना ज्यादा मलबा आ चुका है अभी सराईदेव, शिवसागर और जोरहाट, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में
कि इनमें जो है राहत कार्य बचाव करने में अगर बारिश होती है तो उनमें और मुश्किलें और बढ़ जाती है लोगों को। ये आपको विजुअल्स में देखने को मिला होगा कि गाड़ी लोगों का फंसा हुआ है, इतना 6 फीट तक मलबा। तो इन सब ये मामलों में जो है तो राहत कार्य में थोड़ा मुश्किल होती है। हालांकि जो है सीएम जो है लगातार इन सब क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कल भी जो है असम के सीएम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरायदेव शिवसागर वहां पे जाके जायजा लिया, नेपाली कुटी गए वो। आज भी वो वहीं पे डिब्रूगढ़ में ही है और जो फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज के साथ वो मिल रहे हैं। यहाँ पे ऋतु इस बार ये देखने को मिला बहुत सारा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स है असम ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो इसमें जो है हर साल जो है ब्रह्मपुत्र काफी सारा सिल्टेशन करती है। इसकी वजह से जो है नदी का जो सतह है शैलो हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे पानियां जो है आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। तो इस वजह से जो है काफी सारे हर साल जो है लोग इंटरनली डिस्प्लेस होते हैं। तो उनको जो राहत कार्यों में फिर से रिहैबिलिटेट करना जो है एक सरकार के लिए एक नया काम बन जाता है हर साल। तो इस वजह से जो है अभी भी राहत कार्य लगी हुई है और जो है चावल दाल रिलीफ कैंप्स अभी भी 50 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं और 11,000 अभी जो फ्यूचर रीबिल्डिंग कैसे किया जाए क्या ताकि लोग पुनर्वास अपने घरों में जाके कैसे फिर से रहे उसका प्रबंधन किया जा रहा है। जैसे कि 50,000 इमीडिएट असिस्टेंस दिया जा रहा है। कल ही उसका वितरण हुआ इन पर्टिकुलरली इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर जो है 10 तारीख को फिर से जो है 10,000 का जो है इमीडिएट असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि जो है लोग अपने जरूरत की जो सामान है वो खरीद सके। जी सुबीना, 7 जिले तो बुरी तरह प्रभावित हैं और हम जानते हैं कि असम और देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इस मॉनसून के दौरान इस तरह के हालात पैदा होते हैं और इसमें एक तरह से एक मदद के तौर पर पहुंचते हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन को लेकर इस देश में पिछले 15 साल में अगर हम बात करें तो काफी कुछ हुआ है। ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की भूमिका को भी कैसे आप देखती हैं और कितनी मदद उनसे हो पा रही है? जहां 780 गांव जलमग्न हैं, 7 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, तो एक कनेक्टिविटी को बहाल करना एक बड़ी चुनौती तो होगा, लेकिन लोगों तक सहायता पहुंचाना वो भी एक बड़ी चुनौती ही है। जी बिल्कुल, ये जो स्थिति बना है ना केवल पानी से जूझना पड़ रहा है लोगों को, बल्कि ये हेवी सिल्टेशन के वजह से जो मलबा जम चुका है उनको पार करके फिर से पानी में जाके लोगों तक रिलीफ पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट आप कह सकते हैं बन चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस में तो लगी हुई है और लगातार जो है उनको अभी फूड पहुंचाना, खाने की सामान पहुंचाना, इवन की बर्तन सब कुछ चला गया है लोगों का, वॉशिंग मशीन से लेके कुछ भी उनके पास नहीं है। तो इन सब को लेके जो सबसे पहले तो बर्तन, क्योंकि खाने की चीजें जो है अब तक पहुंचाए जा चुके हैं और भी जो लोकल एनजीओज और तमाम जो है ऑर्गेनाइजेशंस आके भी मदद जुटाव में लगी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो है ही, इंडियन आर्मी भी ऑपरेशन जल राहत लॉन्च कर चुकी है। तो ये सब जो कार्य है वो मुहिम की तरीके से चल रहा है और जो है रिलीफ एफर्ट्स में जहां पे और भी बारिश की वजह से जो एम्बैंकमेंट्स में फ्लड वाटर्स अभी भी जमे हुए हैं, उनको जो है कल रात को स्लूइस गेट्स बोलते हैं एम्बैंकमेंट्स के, तो उनको ओपन करके जो है एक्स्ट्रा पानी का जो है उसका रुख जो है नदियों की तरफ किया जा रहा है। तो ये सब कामों में जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट अथॉरिटीज जो है लगातार जुटी हुई है। मतलब 24/7 आप कह सकते हैं। लगभग अभी तो एक्टर्स कहे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ये सब लोग भी अभी क्राउड फंडिंग के जरिए भी लोगों की मदद आगे बढ़ा रहे हैं। जी ऋतु। जी सुबीना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। श्रीनगर से अनीश दरगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीश, आपसे जानना चाहेंगे इस समय किस तरह के हालात हैं और जहां नुकसान हुआ है वहां कैसे उसे मतलब राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए, कल से जो लगातार बारिशें हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों पे फ्लैश फ्लड्स भी आए, तो साथ ही में जो एसडीआरएफ और
मकामी पुलिस है उन्होंने तकरीबन 300 से ज़ायद लोगों को नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर के दीगर इलाकों से, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ से रेस्क्यू किया। उसके अलावा पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कई पर्यटक भी मौजूद थे जो कि फंसे हुए थे फ्लैश फ्लड की वजह से। लिदर नाले में काफ़ी पानी जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। तो तकरीबन पूरी रात को 12 बजे 1 बजे तक ये जो SDRF और फिर NDRF भी और लोकल पुलिस भी है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रखती रही। और उसके अलावा कई जो गांव है जैसे शोपियान एक दूर दराज इलाका है, वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड आए थे। और जो नेशनल हाईवे 44 है जो कि आर्टीरियल रोड है उधमपुर और दीगर रामबन के इलाकों में, वहाँ पे भी रोड जो है वहाँ पे मलबा जम गया था लैंडस्लाइड्स की वजह से, और कई कई जगहों पे रोड जो है वो फिसल भी गया था। तो वहाँ पे भी तकरीबन पूरी रात को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रहे। काफ़ी व्हीकल्स जो थी, गाड़ियाँ प्राइवेट भी और सरकारी भी, वो भी फंस गई थी। लेकिन अभी जो है अभी की सूरत हाल जो है कि ट्रैफिक स्लोली मूव कर रहा है टुवर्ड्स श्रीनगर भी और टुवर्ड्स जम्मू भी। तो पूरी तरह तो ये रास्ता अब बहाल नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ट्रैफिक मूव करने लगा है। अभी फ़िलहाल आहिस्ता ही है, लेकिन उसके अलावा कई जगहों पे आज रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। कल क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक 50 साल महिला जो है उनकी मौत हो गई थी। उसके अलावा बारामूला में भी एक शख्स की मौत हो गई थी, वो पानी में गिर गए थे, तो उनकी लाश भी बरामद हुई है। तो कल से तकरीबन 2 लोगों की जो है इस मौसमी सूरत हाल की वजह से मौत हुई है। ये जो सूरत हाल अभी है ये पिछले 1-2 महीनों से यहाँ पे है, कशीदा हो गए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद जो है उनकी मौत हो चुकी है। 35 क्लाउड बर्स्ट जो है वो अभी तक इन 3 महीनों में पूरे जम्मू कश्मीर वादी में आ चुके हैं। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबीना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद असम से हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। धन्यवाद आप दोनों का ही। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे 5 महीने पुराने संघर्ष ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच विरोधाभासी बयानों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता और गहरी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इसे तेहरान के लिए एक समझौते पर पहुंचने और इस 5 महीने के संघर्ष को समाप्त करने का आखिरी मौका करार दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के नेतृत्व को अविश्वसनीय रूप से कपटी बताते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह नियंत्रण है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कोई समझौता या आत्मसमर्पण नहीं होता तब तक ईरान के लिए कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत या बैठक से अब साफ इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही ऐसी कोई योजना है।
ईरान का कहना है कि वह केवल ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के प्रबंधन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों के लिए एक अस्थायी सुरक्षित मार्ग बनाने को लेकर चर्चा कर रहा है। शीर्ष ईरानी सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रही तो अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को गंभीर जोखिम और हताहत का सामना करना पड़ेगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मदब जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों पर जहाज़ों की आवाजाही बेहद कम बनी हुई है। जहां युद्ध से पहले हॉर्मूज से रोजाना करीब 130 जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर कुछ ही जहाज़ों तक सीमित रह गई है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO एजेंसी के अनुसार ओमान के तट के पास खासब से पूर्वोत्तर में एक कार्गो जहाज पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले किए जाने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बहरहाल तनाव और कूटनीतिक प्रयासों के इस मिले जुले असर के बीच वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है और ये करीब $83.77 प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीने के इस संघर्ष में एक बार फिर स्थिति वैसी आ गई है जहां अमेरिका और ईरान एक टकराव वाली स्थिति में है। बातचीत लगातार जारी थी, लेकिन अब अमेरिका की किसी भी तरह की पेशकश के आगे ईरान ने पूरी तरह इनकार कर दिया है कि न तो किसी तरह की बातचीत हो रही है और न ही किसी तरह की बातचीत की कोई योजना है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया है क्योंकि अमेरिका को जो रुख रहा है वो शायद इस पूरे गतिरोध को सुलझाने से ज्यादा लगातार उलझा के रखने का है, और ईरान का जो अब आखिरी बयान जो आया है, न तो कोई बातचीत हो रही है और न वह किसी तरह किसी ऐसी योजना पे आगे बढ़ने जा रहा है। तो क्या लगता है आने वाले समय में हालात क्या होने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कल कि अमेरिका जो ईरान का जो पूरा व्यवहार है वो झूठ पर आधारित है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान एक तरफ बात कर रहा है और दूसरी तरफ इससे इनकार कर रहा है कि हम कोई बात नहीं करेंगे। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE इन देशों के अनुरोध पे उन्होंने जो है बड़ा आक्रमण जिसे वो बोल रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा आक्रमण होगा, उसे उन्होंने रोक दिया है। एक दिन तक ईरान ने चुप्पी साधी रखी इस पे। सूत्रों के हवाले से हालांकि वो खबर बोलते रहे, लेकिन उसके बाद उनके विदेश मंत्री का बयान आने लगा कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियन, उन्होंने एक संकेत दिया है। उन्होंने यह कहा है कि हम युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने यह कहा है कि हमारी प्राथमिकता जो है वो अंदरूनी स्थिति को मजबूत करने की होनी चाहिए, और उनका इशारा इस बात पर है कि जो युद्ध जैसे ईरान जिस तरीके से अन्य पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है, उनका इशारा है कि हमें इस तरीके से बचना चाहिए। तो ईरान में भी लगता है कि दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक धारा ये कह रहा है कि हम युद्ध को बढ़ाएंगे, हम लगातार हमले करते रहेंगे। दूसरी धारा ये वो चाहता है कि कोई समझौता हो, और जैसा कि आपको याद है कि पेजेस्कियन और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है जो इस वर्चुअल तरीके से हुआ है। दोनों ने फोटो दिखाए हस्ताक्षर करने के। उसके बाद फिर ईरान ने हमला किया, ओमान पे हमला किया जो US बेस है। उसके बाद फिर वार्ता टूट गई, उसके बाद फिर सीज फायर टूट गया। तो इस तरह के कैसे ऐसे एक के बाद एक आप देखें कि कड़ी ऐसी बनती जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने लगातार बंद रखा है। अभी 2-3 घंटे पहले एक खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप जा रहा था, उस कार्गो शिप पे हमला हुआ है। हालांकि ईरान ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कार्गो शिप पे हमला हुआ है। अब निश्चित तौर पे ये सबके लिए परेशानी की स्थिति है कि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है उसमें कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन ईरान लगातार आरोप लगा रहा है।
दो ही बॉटम लाइन हैं जो अमेरिका ने रखे हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करिए और दूसरा है कि जो न्यूक्लियर टॉक है, न्यूक्लियर टॉक पे आगे बढ़ाइए। कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संवाददाताओं से बात करते हुए एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि ये अंतिम मौका है ईरान के सामने वो बड़े हमले को झेलने के पहले। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये 10वीं बार इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा कि दो ही बातें हैं। एक बात तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेकेट करना और दूसरी बात है न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप देना। पहली जो बात है वो है कि वो कल से होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली, और न्यूक्लियर डील में कुछ समय लग सकता है, उन्होंने इस बात को कहा। तो अब ईरान और अमेरिका दोनों किस तरीके से आगे बातचीत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि बैक चैनल के बीच में बातचीत जारी है और ईरान लगातार ऊपरी तौर पे जो ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड में वो कहता है कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसी तरह की जो दोहरी बातें हैं वो दोहरी बातें हो रही है दोनों तरफ से। अब पता चलेगा जब इसका कोई नतीजा सामने आता है, कोई ड्राफ्ट सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है और अमेरिका ने हालांकि अभी हमले रोक रखे हैं, लेकिन ब्लॉकेड अमेरिका का जो है अभी भी जारी है। तो इसे उतनी सीरियसली ना लिया जाए कि जिस तरह से ट्रंप अगर कह रहे हैं कि ये समझौते को लेकर आखिरी अवसर है ईरान के सामने, क्योंकि वो कई बार ऐसे आखिरी अवसर की घोषणा कर चुके हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और कोई और नया समझौते की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, देखिए ऋतु, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। लेना ही इस तरीके से चाहिए कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई बड़ी घोषणा होती है उसके बाद वहाँ जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, जो यूएई की सरकार है या सऊदी की सरकार है, वो सारे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं और उनको इस बात का भय रहता है कि अगर कोई बड़ा हमला हुआ ईरान के ऊपर तो ईरान वो रिटेलिएट तो अमेरिका पर नहीं करेगा, अमेरिका के बेस पर हमला करने के बहाने वो इन देशों के अंदर रिटेलिएट करेगा, इन देशों के अंदर बड़े हमले करेगा। और ईरान के हमले में सिर्फ अमेरिकी बेस नहीं है, बल्कि ईरान के हमले में यहाँ तक कि जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो पानी शुद्ध करने का जो प्लांट है, वो सब भी हो रहे हैं। आधारभूत संरचनाओं पर भी हमले ईरान कर रहा है। तो यह उनकी तरफ से फिर अमेरिका पे दबाव बनता है और वो ईरान से बात करते कि क्योंकि हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो लगातार हर रोज़ पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो सऊदी की सरकार के विदेश मंत्री हो या अन्य विदेश मंत्री हो, सबके साथ लगातार वो हर रोज़ बात करते हैं। उनका फारसी में उनका ट्वीट आता है जिसे हम लोग ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो उसमें लगता है कि वो काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार उनकी बातचीत हो रही है। और जो सऊदी के साथ या अन्य देशों के साथ जो उनकी बात होती है वो बात अमेरिका तक पहुँचती है और अमेरिका उसके बाद एक निर्णय लेता है। तो बैक चैनल जो है, टॉक्स जो है, वो हर रोज़ के हिसाब से दोनों अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है और इसीलिए कोई बड़ी धमकी आती है ट्रंप की तरफ से तो इधर की तरफ से जो पड़ोसी देश है उनकी तरफ से कोई बड़ा दबाव फिर बनता है और उसके बाद ट्रंप उससे मुकरते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी भी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा इस बीच में अगर हल्के ढंग से लेंगे तो हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, विस्तार से बताने के लिए मौजूदा स्थिति क्या है और समझौते का ये जो अंतिम अवसर कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसके पीछे का भी क्या कारण है। बात ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन के जरिए बहरामपुर के लिए रवाना हुई। ये ऐतिहासिक यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि वह बहरामपुर तक ट्रेन से पहुंचने वाली भारत की पहली मौजूदा राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति के साथ ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद है। यात्रा को लेकर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए और प्लेटफॉर्म 1 और 2 को विशेष ट्रेन के लिए आरक्षित रखा गया है। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सारनाथ का दौरा किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की पहली उपदेश स्थली, धार्मिक स्तूप और पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। सारनाथ भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। आपको बता दें कि सारनाथ वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सम्मान से सारनाथ के संरक्षण और विकास को नई गति मिलेगी और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने नई पहचान मिलेगी। पुरातात्विक महत्व की संपदा ये स्थल, ये पवित्र स्थल जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित हुआ है और ये भारत की 45वीं
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है मॉन्यूमेंट है। और मैं ये मानता हूँ कि इसके नामित होने के बाद में वाराणसी जो भगवान महादेव की नगरी है और उसके साथ साथ में बुद्ध धर्म के प्रारंभ की धरती है, ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इनक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। और अब खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में डीएमके के नेता और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री त्रिशा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चेन्नई पुलिस जब उनको गिरफ्तार करने पहुंची तो डीएमके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ये पूरा विवाद तंजावुर में डीएमके की एक रैली के बाद शुरू हुआ, जहां रैली के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नारों का जवाब देते हुए कथित तौर पर कुछ ऐसी बातें कहीं जिन पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। इसके बाद ये मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया है। इस मामले में टीबीके ने पुलिस और महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई। और इस खबर के साथ ही मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। टीजी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।